पाकिस्तान में आज से मुनीर घिर चुका है। मुनीर के खिलाफ पीओके से लेकर बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन मुनीर की परेशानी अब बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान की आधी आबादी ने मुनीर की खिलाफत शुरू कर दी है। मुनीर के कट्टरपंथी मौलाना पाकिस्तान की बेटियों को पढ़ने देना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी। पाकिस्तान की आधी आबादी यानी कि महिलाएं बेहद बदहाल हैं। उनके पास न एजुकेशन है और ना ही रोजगार। लेकिन अब तक जो पाकिस्तान में होता रहा है अब नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए मोर्चा खोल दिया है और इसका पहला शिकार मुनीर ही बनने जा रहा है। रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तानी लेडीज की डिमांड, मोदी से सीखो मुनीर। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, जाके जो बाइडेन से सीखो, जाके जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाके पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। मुनीर का सच महिलाओं के लिए कैद। ये एक हमारी कंट्री का डिलेमा कह लें या आप अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हम लोग कॉपी करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को वो नहीं करते, कॉन्फिडेंटली ओन नहीं करते। पाकिस्तानी लेडीज का खौला खून, मांगे मोदी वाला कानून। इंडिया, ये जो हमारे अंदर मैं है ना, जब मैं खत्म होगी ना फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं गरूर, मेहनत नहीं है। पाकिस्तानी जिहादी बनेगा, मुनीर आगे बढ़ेगा। आज फिर इंडिया कैसे तरक्की करेगा? इंडिया तरक्की बस कहते हैं ना, अकल होनी चाहिए बंदे। इसका मतलब हमारे पाकिस्तान में अकल बड़ी, बहस बड़ी, सारे कहते हैं बहस बड़ी, अकल नहीं। पाकिस्तानी लेडीज का इजहार, इंडिया पहला प्यार। लव और हेट फॉर इंडिया। Love for India. Love for India. I have a lot of Indian friends, so yes, definitely love. मुनीर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। मुनीर के मौलाना भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। शहबाज शरीफ बुरी तरह से हारने के बाद फिर से साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान की आर्मी से लेकर हुक्मरान तक अपने मुल्क को संभालने की जगह, अपनी आवाम को महंगाई और गरीबी से बचाने की जगह आतंकियों को फंडिंग करने में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को आतंकी नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी चाहिए। मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने लगा है। मुनीर के खिलाफ पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन तेज हो गया है। पाकिस्तानी आवाम समझ गई है, जब तक मुनीर पावर में है, जब तक शरीफ परिवार की सत्ता है, तब तक पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता भी रुका हुआ है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं। पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाक की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और बेरोजगारी ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में हर तीसरे युवा के पास रोजगार नहीं है। 15 से 35 साल की उम्र के करीब 1/3 युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी ट्रेनिंग में हैं और ना ही किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में महिलाओं के हालात तो और भी बदतर हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर महिलाओं को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। थोड़ी बहुत जो महिलाएं काम कर भी रही हैं वो असंगठित या घरेलू कामों में लगी हैं। इसके उलट भारत की महिलाएं प्लेन उड़ा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठी हैं। उनके लिए हर रास्ता खुला है। लव और हेट फॉर इंडिया। Love for India. Love for India. रीजन ये कि दुनिया में ऑलरेडी इतना हेट है तो हमें मजीद हेट फैलाने की जरूरत नहीं है। और आई डोंट थिंक सो वी हैव टू बी दिस रेसिस्ट अबाउट एनीथिंग इन आवर लाइफ्स। आई एम परफेक्टली फाइन। मेरे लिए आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हेट फॉर अ पर्टिकुलर नेशन। हेट आपके व्यूज की, वैसे भी हेट इज अ बिग वर्ड। आप किसी को पसंद ना करो व्यूज की बेसिस पे, डिसलाइक करना इज आई थिंक अ बेटर वर्ड। हेट करना इज अ वेरी बिग वर्ड, सो आई वुडंट एग्री विद दैट। लव और हेट फॉर इंडिया। Love. I have a lot of Indian friends, so yes, definitely love. Yeah. So, but I think कि जो भी दुश्मनी है or whatever, you know, the animosity between both the countries, it's between the all political side. लेकिन अगर आप लोगों से interact करें तो they don't hate you. They're actually quite nice. So I think it's love for India. Yeah, that's what I think. लव और हेट फॉर इंडिया। लव फॉर द होल वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बड़ी मोहब्बत से बनाई है और मोहब्बत के लिए बनाई है। तो मेरे ख्याल में फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो हम बुराई से नफरत तो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ भी कितने लोग होंगे जिनका कोई कसूर नहीं होगा या क्या। तो मैं तो अनटिल अनलेस के मुझ पर पर्सनली या मेरे मुल्क पर कोई अटैक होता है, नेगेटिविटी आती है, मैं तो पूरी दुनिया से मोहब्बत ही करूँगी। लव और हेट फॉर इंडिया। लव। रीजन because we want good relationships. Love or hate for India?
नफ़रत तो हमारा इस्लाम भी नहीं सिखाता, तो इस्लाम भी यही कहता है कि हमसाए मुल्क से प्यार मोहब्बत करें, तो आई लव इंडिया। पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना है, यहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है। मुनीर के मौलाना नहीं चाहते कि महिलाएं पढ़ें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान की हर महिला पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को लेकर उनकी सोच में है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बताती है कि आधी आबादी के आर्थिक योगदान के बिना देश के विकास की दर को सुधारना नामुमकिन है। इसके अलावा जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक मौके भी नहीं मिल पाते। साथ ही पाकिस्तान की सरकार भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कोई काम नहीं करती। भारत और पाकिस्तान की महिलाओं की तुलना करें तो भारत में 65.64% महिलाएं शिक्षित हैं, वहीं पाकिस्तान में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 50% तक ही पहुंच पाया है। भारत और पाकिस्तान की महिलाओं के बीच एजुकेशन का अंतर नौकरियों में दिखता है। पहले आपको भारत की महिलाओं के बारे में बताते हैं। 2023-24 में महिला रोजगार दर 40.3% है। 2017-18 की तुलना में 22% का इजाफा हुआ है। पिछले 7 सालों में 1.56 करोड़ महिलाओं को नौकरी मिली है। भारत में महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है। ग्रामीण महिलाओं में रोजगार दर में 96% का इजाफा हुआ है। शहरी महिलाओं में रोजगार दर 43% बढ़ा है। 2024 में 2.8 करोड़ से अधिक महिलाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया, जो 2023 की तुलना में 27% अधिक है। सरकार ने 2047 तक 70% महिलाओं को रोजगार देने का टारगेट तय किया है। भारत में इसके लिए महिलाएं खुद भी रोजगार हासिल कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान में हालात अब भी काफी खराब हैं। पाकिस्तान की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी लगभग 20% है। संघीय सरकार के निकाय और निगमों में सिर्फ 5.4% महिलाओं को रोजगार मिला है। पाकिस्तान में महिलाएं औसतन अपने पुरुष सहकर्मियों से 34% कम सैलरी पाती हैं। इंडियन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। सबसे बढ़ के मजहब से बढ़ के इंसानियत है, तो इंसानियत की कदर करनी चाहिए। मैं इंडियंस के लिए यही है कि यार लाइटर मोड पे आओ, प्यार से आओ। हम लोग भी आए हैं, प्यार करते हैं आप लोगों से, मूवीज आपकी देखते हैं, आप हमारे ड्रामे देखते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। इससे बेस्ट क्या है यार? क्या लेना देना नफरत से? कुछ भी नहीं मिला, आज तक मिला है, आगे भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की महिलाएं ही नहीं, युवा भी समझते हैं कि जब तक मुनीर और उनके हुक्मरान आतंक का साथ नहीं छोड़ते, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी का असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए भी परेशानी बन गई है। पाकिस्तान में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तस्करी और ड्रग्स रैकेट के मामले में भी इजाफा हुआ है। कई युवा आतंकवाद के रास्ते पर भी चल पड़े हैं। मुनीर और शहबाज की जोड़ी भले ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है, लेकिन पाकिस्तानी युवा भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान के जो बंदे हैं ना, उनकी अभी तक सोच नहीं बदली है। यहाँ पे जो मसला है ना, वो औरत को बिल्कुल नहीं आगे आने देते। बहुत कम तबका है जो आपको प्रमोट करता है। जब तक पीछे से किसी मर्द का हाथ ना हो तो औरत यहाँ तक क्या कहते हैं मैम? वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जब तक औरतें जो है वो किसी मुल्क के अंदर मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करती, शाना बचाना नहीं चलती, तो मुल्क तरक्की नहीं करता। लेकिन हमें वो मतलब उसके मतलब जो मुखालिफ चीज़ बताई गई थी, तो इसलिए जो है अब चेंज हो रहा है। लेकिन जो पुराने ज़माने के समझते हैं हमारी, तो अब तो CM भी जो है वो एक औरत है, तो क्या कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? सच बताना है। अभी तो नहीं, अभी CM बनी है, अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी तो जब भी सवाल करते हैं 76 सालों से, मुझे लगता है यही सवाल आता है कि अभी तो नहीं मिल रही, तो फिर कब मिलेगी? अभी तो नहीं मिली, पता नहीं कब मिलेगी। शायद हमारी बाद जो जनरेशन है उनको मिल जाए, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। सीखते फिर क्यों नहीं है? जैसे यूरोप ने तरक्की की या बाकी मुल्कों ने तरक्की की, वहाँ पे औरतों ने जैसे काम किया, वो चीज़ सीखते क्यों नहीं है? आज भी हम वो मेंटेलिटी या वो 80 की दहाई से वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। कब चेंज आएगा? क्या पता नहीं। अगर आप बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं तो अभी भी, ये तो लाहौर है, वहाँ पे तो आपको औरत को निकलने नहीं दिया सोच भी नहीं सकते कि वो बेचारी। मेरे कई ग्रुप्स हैं जिसमें औरतें तरस रही होती, काश हमारी जिंदगी तुम्हारे जैसी होती, जैसे बलूचिस्तान है या और बड़ी। बिल्कुल, तो वो ये कह रही होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी वही छोटी सोच रखते हैं कि औरत आगे चलेगी तो पता नहीं वो क्या कर लेगी। आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ जितनी साजिश रच ले, उतना ही नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जिन पैसों का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए होना चाहिए था, वह ऐसी जंग की तैयारियों में मुनीर खर्च कर रहा है, जो जंग वो ना तो पहले कभी जीता था, ना ही भविष्य में कभी जीत पाएगा। इस वक्त शिमला और आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है।
पुलिस फोर्स एकदम अलर्ट है। हिमाचल सरकार को देवभूमि संघर्ष समिति ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। शिमला में लेडीज खुद अब मोर्चे पर डट गई हैं। पुलिस पर मस्जिद को लेकर पक्षपात का आरोप लगा है। पुलिस ने महिलाओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सर्दी के मौसम में हिमाचल का तापमान बढ़ने लगा है। संजौली मस्जिद या अवैध है, अब इस पर घमासान क्यों मचा है, इस रिपोर्ट में समझिए। कहाँ भाई साहब कहाँ भाई साहब नहीं, कोई नमाज नहीं है यार। भैया सुनो, अगर हम गलत होते आपको लग रहा है कि ये जो इतनी पुलिस है, सुनो 1 मिनट सुनो भैया, आपसे हम भी नहीं कर रहे, आप भी सुनो, आपसे भी नहीं, हम आपको शौक बात करने का नहीं। आप क्या बोल रहे हो, आपसे बात नहीं कर रहे, बात तो करनी पड़ेगी हमारे से जब हम यहाँ खड़े हैं। सर एक चीज का जवाब दो, ये अवैध है कि नहीं है, बस एक चीज। लीडर नहीं बनना है, लीडर झाड़ देंगे 1 मिनट में। बहस नहीं करनी, नमाज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी भाई। संजौली मस्जिद का विवाद हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या खेल है? पैसे के बूते पे हिंदू आंदोलन को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सावधान हो जाए, वो सावधान हो जाए। जो प्रलोभन देने का प्रयास किया गया सनातन के लिए, गर्दनें कट जाएंगी, जान चली जाए, कोई समस्या नहीं है। हम किसी प्रलोभन के या किसी माया जाल के आगे झुकने वाले हिंदू नहीं है। जिन लोगों ने झुकना हो, हम एक बात कहते हैं, औरंगजेब ने भी लाखों हिंदुओं की गर्दनें रोज काटी। जो डटे रहे वो आज हिंदू है, और जो उस वक्त हार गए वो आज कौन है, बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग आज कौन है। कोर्ट ने बोल दिया है कि ढांचा अवैध है, अतिक्रमण हटाना होगा, फैसला आ चुका है। मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर एक्शन हुआ, लेकिन काम बीच में छोड़ दिया गया। संजौली में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं संजौली में उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखेंगे कि ये 5 मंजिला जो मस्जिद थी, जिसके निर्माण को लेकर आपत्ति जताई गई थी, और इसका ऊपर का निर्माण जो है वो बहरहाल अभी हटा दिया गया है, लेकिन नीचे जो है अभी भी निर्माण जो है वो कमावेश ऐसे ही बना हुआ है। और इसको लेकर शुक्रवार को जब नमाज अता करने का वक्त था, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, और कुछ महिलाएं थी इसमें, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया और ये कहा कि यहाँ पर क्योंकि ये ढांचा पूरा अवैध जो है वो घोषित हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर अब नमाज जो है वो अता नहीं की जा सकती। इसके खिलाफ जो मस्जिद कमेटी से जो लोग थे, उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया, और पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ जो है, जिसमें महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर। संजौली मस्जिद को अवैध ढांचा करार दे दिया गया है, लेकिन ना अभी तक पानी का कनेक्शन कटा, ना बिजली रोकी गई, बल्कि यहाँ नमाज करने से भी रोका नहीं गया। इसके बाद लोकल महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, संजौली मस्जिद के बाहर धरना दिया, नमाज करने से रोका तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की। अब सरकार और प्रशासन के रवैये के खिलाफ देवभूमि संघर्ष समिति ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। हमारे ऊपर एफआईआर की है कि हम वहां पे कुछ गलत काम करने के लिए गए थे, जबकि हमने एसएचओ साहब को ये साफ कहा था, वीडियो में भी दिखाया है कि जो अगर ये अवैध ढांचा है तो हमारी आम लोगों की भाषा में अवैध ढांचा का क्या मतलब होता है कि उसको डिमोलिश किया जाए। ठीक है, डिमोलिश करने में समय लगता है, हम समझते हैं। आप इसको सील तो कर सकते हैं, बार बार कुछ समुदाय के लोग वहां पे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या ये सही है? आप अगर एक आम नागरिक है, अगर वो थोड़ी सी गैलरी भी अपनी बढ़ा देता है, एमसी वाले तो डंडा लेके पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे इनके साथ क्यों ये प्रशासन और ये पुलिस वाले इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? शिमला और संजौली में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। मस्जिद में जो है अभी जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो नमाज जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ी जा रही है यहाँ पर, और बकायदा पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से विवाद लगातार चल रहा है। और ये कोशिश करूंगा कि अगर नीचे जाकर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको दिखा सकूं यहाँ से, तो ये आप तस्वीरें इस वक्त आपको मैं नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितना पूरा पूरा मामला जो है इस वक्त मस्जिद जो है वो यहाँ पर जो खड़ी है, ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात हैं ताकि कोई घटना यहाँ पर ना घटे। और ये पूरी की पूरी विवादित
ढांचा है संजौली मस्जिद का, जिसका ऊपर का स्ट्रक्चर तो बहरहाल मस्जिद की कमेटी के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन अभी भी नीचे के जो 3 फ्लोर हैं वो जस के तस हैं। और अब क्योंकि यह मामला निचली अदालत के बाद अब हाई कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट में बकायदा इसकी चुनौती जो है वो दी गई। और उसके बाद अब जो तस्वीर ये है कि यहाँ पर नमाज अता करने की जो कोशिश थी वो बीते शुक्रवार की गई, उसका विरोध कुछ हिंदू संगठनों द्वारा किया गया था और उन्हीं के ऊपर जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में बड़े विरोध की चिंगारी सुलग रही है। लीडर नहीं बनना यार, लीडर झाड़ देंगे। हिमाचल में एक्शन नहीं होने से बवाल खड़ा हो गया तो महाराष्ट्र में एक्शन होने से हंगामा मच गया। महाराष्ट्र में आज बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बुलडोजर की पूरी फोर्स नॉनस्टॉप तोड़फोड़ में जुटी है। 2 किलोमीटर के रास्ते में जो भी दुकान, मकान, मस्जिद, मदरसा है, सबको हटाया जा रहा है। सड़क पर विरोध भी हो रहा है और इस एक्शन करने के समर्थन वाले लोग भी हैं। और इतना बड़ा फैसला हुआ क्यों? इतने बड़े बुलडोजर एक्शन की वजह क्या है, इस डिटेल में समझिए। मकानों पर बुलडोजर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। मस्जिदों को भी रास्ते से हटाया जा रहा है। फुटपाथ पर पीला पंजा बरसकर सब कुछ तोड़ रहा है। जहां तक नजर जाएगी तोड़फोड़ ही नजर आएगी। ये महाराष्ट्र का भिवंडी है, जहां पर 1-2 नहीं दर्जनों बुलडोजर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, धुआं उठा रहे हैं। हजारों पुलिस वाले एकदम अलर्ट मोड में खड़े हैं। हल्का सा भी विरोध वाला एक्शन हुआ तो कैसा रिएक्शन होगा, इसका अंदाजा देखकर ही लगा सकते हैं। बुलडोजर का एक्शन सिर्फ 1-2 घरों पर नहीं हो रहा, 1-2 गलियों पर नहीं हो रहा, बल्कि 2 किलोमीटर तक जो सड़क किनारे खड़ा है उसको हटाना है। ये दृश्य हम आपको दिखा दें कि जेसीबी की मदद से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जेसीबी लगभग 2 जेसीबी जो है लगातार रखे हुए हैं और कार्रवाई चल रही है। और ये लगातार कार्रवाई कल से शुरू हुई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो दुकानें हैं वो तोड़ी जा रही हैं। भिवंडी महानगर पालिका की ओर से भी इनको नोटिस दी गई थी और साथ ही साथ MMRDA, चूँकि जिनके पास ये काम में देख सकते हैं अभी गुबार जो है, धूल मिट्टी का इस वक्त उड़ रहा है यहाँ पर। और बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई है क्योंकि कल भी काफ़ी दुकानें टूटी हैं और आज भी उन्हें तोड़ने का काम जारी। साथ ही साथ यहाँ ट्रैफिक भी है, इसलिए धूल मिट्टी का गुबार जो उड़ता हुआ हम यहाँ देख रहे हैं और ये कार्रवाई काफ़ी बड़े पैमाने पर होनी है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस दुकान के ठीक पीछे जो है, यहाँ पे भी पुलिस अंदर की तरफ जा रही है। ठीक यहाँ पर हमें एक मस्जिद भी इस वक्त दिखाई दे रही है और बड़े पैमाने पर पुलिस और जो MMRD और भिवंडी निजाम महापालिका है, महानगर पालिका, उसके अधिकारी वर्ग यहाँ पर है। और इस कार्रवाई को इस वक्त यहाँ पर भी लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है दुकानें खाली कर दी जाए। यहाँ पे भी पूरा रोड वाइंडिंग होगा और यहाँ पर क्योंकि ये पूरा मलबा जो यहाँ पे भी गिर सकता है, इसके लिए कोशिश की जाएगी ताकि लोग यहाँ पे कोई खड़े ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे आला अधिकारी जो पुलिस के हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। मेट्रो 5 प्रोजेक्ट के तहत ये एक्शन हो रहा है। सैकड़ों दुकान, मकान को हटाने के लिए सोमवार से ही बुलडोजर गरज रहा है। मकानों, दुकानों पर रेड निशान लगाकर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 15 दिन पहले ही नोटिस दे दिया था, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका दावा कुछ और ही है। क्या वो आप लोग को नोटिस दी गई थी? नोटिस दी गई थी। नोटिस देने पे क्या होता है? 24 घंटे में क्या होता है? मेरे दे बच्चे हम लोग को कहाँ जाएंगे कि यहाँ पर वो चल रहा है। 15 दिन पहले तो बता कुछ नहीं, 15 दिन पहले नहीं बताया गया। 15 दिन पहले कागज जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। क्या है आप लोग का मकान है कि दुकान है? हमारे मकान है, दुकानें हैं, सब है हमारा। हमारे कम से कम 4 गाले हैं और 6-7 घर है हमारे। दे नहीं रहे हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे छोटे लेके सारे लीगल पेपर सब है, मेरा मकान है। टोटल लीगल पेपर भी है और हमने जमा भी करवाए हैं वो सब कागज। तो आप लोग अभी कहाँ जाएंगे रहने के लिए? कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड पे रहेंगे, घर नहीं मिल रहा हम लोग को।
हम लोग को घर नहीं मिल रहा भाई, घर मिलता ना हम लोग एक ही दिन में तो छोड़ देते थे, समझे। आप लोग को बोल रहे कि 15 दिन पहले बताया नहीं बताया गया है, एक ही दिन में 24 घंटे का टाइम में क्या मिलता है। मेरे को कोई ला के देवे 24 घंटे में। आप लोग का क्या है, क्या क्या पूरा सामान हम लोग का टूटा, क्या क्या है? पूरा 4 घर रूम टूटा है हम लोग का, 3 रूम ऐसे घर का टूटा है। क्या कौन सी आपकी दुकान है? ये दुकान है? जी जी। कितने साल से आप यहाँ पे? यहाँ 45, 44, 44, 45 साल। कभी टैक्स वैक्स देते हैं इसका? टैक्स नहीं देते? नहीं जी, तो केस चल रही है साहब। हाँ, घर पट्टी भरते थे, केस चल रही है। तो आपको नोटिस तो दिए होंगे? हाँ, नोटिस दिए हैं। कितने घंटे का, कितने दिनों का? 2 दिन का, अभी तो 2 दिन का टाइम हुआ था, एक कल का हो रहा था। तो आप सब एक साथ में ही काम करते हैं? हाँ। टैक्स दे रहे थे? कहाँ दे रहा था, जो आता है। महीने का कितना दे रहे थे? महीने का जो आता है घर पट्टी वो भर रहे थे हमारे पास सब है। कितना देते हैं? 400 या 500 500 आता है महीने का घर। हाँ, महीने का। म्यूनसिपालिटी की जो कार्रवाई है यहाँ पे जारी है जेसीबी की मदद से। जितनी दुकानें जो है वो यहाँ पे तोड़ी जा रही है। लगातार ये कार्रवाई 2 किलोमीटर की सड़क पर जारी है। उद्देश्य ये है कि सड़क को चौड़ा करना है, जो कि सड़क चौड़ी न होने की वजह से ट्रैफिक यहाँ पर हो जाता है। ट्रैफिक का भी एक बार हाल यहाँ का दिखा दें, किस तरीके से लंबा ट्रैफिक यहाँ पे लगा है। दूर तक अगर हम दिखाएं तो ट्रैफिक जाम यहाँ पे नजर आएगा। और इसी से निजात पाने के लिए, ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। पूरी सड़क को 36 मीटर चौड़ा करने का टारगेट है। इस पूरे रूट पर मेट्रो लाइन 5 के प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से चल रहा है। हिंदुस्तान में एक सोच दशकों से पनप रही है, एक बार कब्जा कर लिया, एक बार अतिक्रमण कर लिया, एक बार मकान दुकान बना ली तो कौन हटाएगा। 10-20 मुकदमे चलेंगे, वोट के बदले नेता चुप रहेंगे। लेकिन सोच बदलने का वक्त आ चुका है, वरना बुलडोजर खुद तस्वीर बदल देगा। कल्याण नाका टू अंजूर फाटा रोड वाइंडिंग हो रही है, इनको पूरी नोटिस वगैरह सब कुछ नोटिस दी गई है। 15 दिन पहले भी सूचना दी गई है, 24 घंटा पहले की भी दी गई है। बारंबार मैं खुद असिस्टेंट कमिश्नर होने के नाते, मैं, मेरा फील्ड निरीक्षक, मेरा स्टाफ और पूरा सब लोगों ने यहाँ पर्सनल एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ के विजिट करके पर्सनल बोला गया है। रात के 9-10 बजे तक भी बोला गया है। पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया हमने। ज्यादा नहीं तो जितना मार्किंग हुई उतना तोड़ा जा रहा है। इनको बोला गया खुद से खोलो, अब किसी भी मारेगा थोड़ा 19-20 आगे पीछे हो गई। इन्होंने चाहता था, इन्होंने खोलना चाहता, इन्होंने खोला नहीं। 36 मीटर का रोड वाइंडिंग यहाँ से अंजूर फाटे तक है। जब वक्त बदलता है, शहर का नक्शा बदलता है, तो बुलडोजर ऐसे गरजता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, लालू की बेटी रोड़ी आचार्य ने सीधे तेजस्वी पर हमला किया है। रोड़ी ने तेजस्वी से पूछा कि जब किडनी देने की बात आई थी तब कहां चले गए थे। रोड़ी ने कहा कि एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख रहा है वो बड़ी बातें कर रहे हैं। लालू यादव के घर की सीक्रेट बातें एकदम सामने आ गई हैं। रोड़ी ने जो बातें बताई हैं उसके बाद तेजस्वी पर सवाल और भी खड़े हो जाते हैं। रोड़ी ने क्या कुछ बोला है, सुनिए जरा। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही ली है यार। शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य आप पूछ रही है। नहीं आप क्रोध में है ना। आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चाहिए आना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और अब आए किडनी देने के लिए। नहीं ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, नहीं आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कक निकाल के।
लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है, आए यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्सा आएंगे, अभी अभी अब आपको खींच करके लाएंगे, आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का, आइए बात कीजिए। और मैं आपसे बस नहीं कर सकता, नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मूड नहीं है आपको, आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है, आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में फायरिंग का आरोपी जमानत पर जेल से बाहर निकला, जोरदार जश्न भी मना, लेकिन यही जश्न जमानत पर बाहर निकले आरोपियों पर भारी पड़ गया। आरोपी कुछ घंटे के भीतर ही दोबारा जेल तो गए ही, अपने साथ 11 और लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आखिर मेरठ की सड़कों पर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा? पूरी डिटेल मिलेगी इस रिपोर्ट में। गाड़ियों का लंबा काफिला निकला है, सायरन की आवाज गूंज रही है। बीच सड़क पर जमकर आतिशबाजी हो रही है। सड़क के किनारे यह जश्न देखने के लिए लोगों की भीड़ भी खड़ी है। यह जश्न किसी शादी का नहीं है, ना ही यह स्वागत विजेताओं का है। सड़क पर पटाखे जमानत पर बाहर निकले अपराधियों के लिए फोड़े जा रहे हैं। सरेआम सड़क पर हुड़दंग की यह तस्वीर मेरठ के थाना किठौर इलाके की है। जमानत पर रिहा होकर लौटे आरएलडी जिलाध्यक्ष के 4 भाइयों के स्वागत में समर्थकों ने जमकर उपद्रव मचाया। गाड़ियों के काफिले के साथ हुड़दंग करने वालों ने कारों की छतों और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट किया। इस दौरान गाड़ियों में सवार हुड़दंगियों ने जमकर आतिशबाजी भी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद जश्न मनाना लोगों पर भारी पड़ गया। जश्न का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चारों भाइयों समेत 15 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 8 गाड़ियों को सीज कर दिया गया। थाना किठौर में एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो कि हाल में ही जेल से छूटे हैं, इनके सहयोगियों व इनके दोस्तों द्वारा थाना किठौर के कस्बा क्षेत्र में हुड़दंग किया जा रहा था। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया व 8 गाड़ियों को सीज किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आरएलडी के जिलाध्यक्ष के भाई जेल में बंद थे। दरअसल सपा विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के रिश्तेदार शम्स परवेज और आरएलडी जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने साल 2000 में नगर पंचायत चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव में शम्स परवेज को जीत हासिल हुई। आरोप है कि हार से बौखलाए मतलूब गौड़ के भाई और समर्थकों ने शम्स परवेज के घर पर फायरिंग की। इस मामले की लंबे वक्त तक सुनवाई चली और 21 मार्च 2025 को अदालत ने चारों आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। सोमवार को शाम जब ये चारों जेल से रिहा हुए तो उनके स्वागत में कस्बे के बाहर उनके समर्थकों का काफिला गाड़ियों के साथ मौजूद था। रिहाई के बाद जैसे ही काफिला निकला तो समर्थकों ने जश्न के नाम पर सड़क का माहौल बिगाड़ दिया और आरोपी जेल से निकलने के कुछ घंटे बाद ही वापस जेल पहुंच गए। क्या आतंकी संगठन हमास के पैटर्न पर देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे? क्या आतंकी ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे छोटे बम लगाने की फिराक में थे? श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी उमर के सहयोगी दानिश ने पूछताछ में क्या खुलासा किया? आतंकी उमर के सबसे विस्फोटक वीडियो में वो कैसे सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहरा रहा है? दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर एक अपडेट को इस रिपोर्ट में समझिए।
One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. ये है दिल्ली ब्लास्ट का सबसे बड़ा आतंकी डॉक्टर ओमर नबी। इन व्हाइट कॉलर आतंकियों की दिल्ली के साथ ही पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। ये भारत के अलग अलग हिस्सों को गाजा की तरह दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी संगठन हमास के पैटर्न पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। ये है दिल्ली ब्लास्ट के सबसे खतरनाक आतंकी डॉक्टर ओमर नबी का सबसे विस्फोटक वीडियो। डॉक्टर ओमर ने दिल्ली में धमाका करने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में आतंकी ओमर नबी अंग्रेजी में तकरीर दे रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा है। इस वीडियो में ओमर सीधे तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहरा रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations, when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. वीडियो में आतंकी ओमर नबी अकेले है और कैमरे के सामने बैठकर वीडियो बना रहा है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी ओमर के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। वो कितना जहरीला सोच रखता था। ओमर के इस वीडियो से पता चलता है कि वो दिल्ली में फिदाइन हमला करने की प्लानिंग काफी अरसे से कर रहा था। ये वीडियो इसके बाकी के साथी यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल और साथ ही शाहीन की गिरफ्तारी से काफी पहले इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बनाया गया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नंबर 17 और इसी बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 के अंदर जो है वो मुजम्मिल का कमरा था। इसी कमरे के अंदर मीटिंग जो है वो हुआ करती थी, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल के साथ उमर और साथ ही शाहीन इस कमरे के अंदर बैठ के किया करते थे। ये जो वीडियो जांच एजेंसीज को मिला है, जिसमें उमर किस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग गलत नहीं होती, सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है और बता रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग के क्या मायने हैं, इस्लाम में इसके क्या मायने हैं। अगर किसी का समय निश्चित है कि किसको कब और कहां पर मौत आनी है, तो वो लोग सुसाइड बॉम्बिंग को अलग नजरिए से देखते हैं। यानी कि सुसाइड बॉम्बर इस्लाम के अंदर कितना अच्छा शब्द है, इस तरह की बातें इस सनसनीखेज वीडियो के अंदर उमर बता रहा है। और सूत्रों की माने तो इसी कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग नंबर 17 है, इसमें ही कमरे के अंदर ये वीडियो बनाया गया। आतंकी ओमर नबी के नए वीडियो से जहां आतंकियों के खतरनाक मंसूबे सामने आए हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले विस्फोटक खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली धमाके में श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आतंकी दानिश ने बताया कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर हमले की फिराक में थे। ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन के कैमरे और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मॉड्यूल पकड़ा गया।
श्रीनगर से पकड़ा गया ओमर का साथी दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर है। इन आतंकियों का प्लान ड्रोन से किसी भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर टारगेट करके धमाका करने की थी। आतंकी दिल्ली में कुछ वैसा ही प्रयोग करना चाहते थे जैसा सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान में होता है। गाजा में हमास और दूसरे आतंकी संगठन ड्रोन अटैक करते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल के व्हाइट कॉलर आतंकी उसी मॉडल को यहां पर कॉपी करने की फिराक में थे। दानिश अनंतनाग के काजीकुंड का रहने वाला है। उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दानिश ने आतंकी ओमर के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग रची थी। इस ऑपरेशन के दौरान वो ओमर को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। आतंकी दानिश जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। उसने इस बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए आतंकी ओमर नबी के साथ मिलकर काम किया। पूछताछ में दानिश ने बताया कि आतंकी डॉक्टर ओमर और दानिश की पहली मुलाकात कश्मीर के एक मस्जिद में हुई थी, जहां डॉक्टर ओमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया था और उसे फिदाइन हमले के लिए तैयार करने का ऑर्डर दिया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर ओमर ने शू बम से दिल्ली में धमाका किया था। ओमर ने जूतों के जरिए बम को एक्टिवेट किया था। जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि ओमर ने शू बम का इस्तेमाल किया है। फॉरेंसिक जांच में विस्फोटक के ट्रेस कार की ड्राइविंग सीट के नीचे मिले जूते और टायर से बरामद हुए हैं। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता मिला जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया है। अंदेशा है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर है और इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार की पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटक के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में TATP इकट्ठा कर रखा था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP का मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। ओमर के जूते से मिला TATP क्या है, कितना खतरनाक है? TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड एक बेहद खतरनाक विस्फोटक है। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं।